तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गुरुजी स्मार्ट क्लासेस पे। कल जो भी कुछ हमने पढ़ा था उससे आगे की स्टडीज हम आज करेंगे। आप घर पे बैठे समय की बर्बादी ना करें और उससे आगे हम चलते हैं। तो चलिए हम पहले जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। पेज नंबर 2 पर आपको एक सोर्स मिलेगा। देयर इज सोर्स ए। देखो, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से अगर स्टडीज को किया तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आपके 95% से अधिक मार्क्स आएंगे और ये मेरा 10 साल का तजुर्बा कहता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शॉर्ट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल जो बनता है, Who was Ernst Renan? ये एक नाम है जो इस सोर्स में आपको मिलता है। तो पहले इसके बारे में जानेंगे। दूसरी बात, डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट by Ernst Renan. I consider it a hot topic. इसे मैं हॉट टॉपिक बुलाता हूं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये दो प्रश्न जो है पूछ दिए जाते हैं और बच्चों को लगता है ये किताब में कहीं अवेलेबल है ही। तो गो एंड चेक आउट द सोर्स ए, यू विल गेट देयर। ओके, तो चलिए हम अब इन दो प्रश्नों के जवाब को देखते हैं। देखिए, अर्स्ट रेनन was a French philosopher. He was a French philosopher. ये सबसे पहला पॉइंट आपका आता है। दूसरी बात क्या है कि ये जो डेफिनेशन था इसको हम लोग देखेंगे कि इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया था। तो डेफिनेशन जो था वो ये था कि नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ओके, बट दे हैव द कॉमन डिसेंट, कॉमन पास्ट। यानी कि जितने भी लोग वहां पे रहते थे वो सब के सब एक कॉमन हिस्ट्री से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसा कि अर्स्ट रेनन ने डिफाइन किया था। अर्स्ट रेनन हैज डिफाइंड ए नेशन is the culmination of long past of endeavors sacrifice and devotion। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना होगा और ये बातें उन्होंने अपने स्पीच में कहा था। ये स्पीच उन्होंने दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ सबर्न में। आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना होगा। इस बात को आपको समझना होगा कि ये दो प्रश्न आप इसे जल्दी से नोट डाउन करें, ये हॉट टॉपिक में आता है। तो आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं इसके लिए। यू कैन टेक अ टाइम। एक बार फिर से समझते हैं। अर्स्ट रेनन एक फ्रेंच फिलोसोफर था। उसने एक स्पीच दिया था 1882 में और उस स्पीच में उसने नेशन के डेफिनेशन को बताया था, जिसका मतलब होता है नेशन इज अ कल्मिनेशन। तो देखिए, कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कल्मिनेशन का मतलब होता है संग्रह, यानी एक जिसे हम जमा करते हैं, ठीक है। एंडेवर्स का मतलब होता है साहस, यानी साहसिक कहानियों से भरा हुआ। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान। आप इन शब्दों को समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा समझना। और डिवोशन, डिवोशन बोलते हैं श्रद्धा को। तो श्रद्धा किस चीज में? श्रद्धा का भाव उस नेशन स्टेट के बारे में, यानी नेशन के प्रति श्रद्धा, बलिदान और साहस के संग्रह को राष्ट्र कहते हैं। तो
मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अब आते हैं चैप्टर 1.1 में। चैप्टर 1 जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। द फ्रेंच ये क्लास 10 की स्टडी है का पहला चैप्टर है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये हमारा पहला चैप्टर है। तो चलिए इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या आता है उसे देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सबसे पहला जो क्लियर एक्सप्रेशन जो देखने को मिला था वो देखने को मिला था 1789 में। ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इस ईयर को एकदम ध्यान से रखेंगे कि ये ईयर जो था ये वेरी इंपॉर्टेंट था। और सबसे पहला जो एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म 1789 में दर्शाया गया था। तो वो किस तरीके से दर्शाया गया था? तो यहाँ पर तीन बातें निकल करके आती थी। पहली बात जस्टिस, लिबर्टी, दूसरी बात और तीसरी बात जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये तीन चीजें इस रेवोल्यूशन से निकल करके आए थे। तो चलिए एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि when did the first clear expression of nationalism was shown in France? फ्रांस में सबसे पहली बार, ये पहला प्रश्न जो है आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन के पहले पार्ट से निकल करके आता है, जिसका मतलब है वह हमने सबसे पहली दफा नेशनलिज्म को एक्सप्रेस होते हुए फ्रांस में कब देखा। फ्रांस में सबसे पहली बार नेशनलिज्म का झलक हमें कब मिला? तो वो झलक हमें मिला था 1789 में। तो आप इसको आंसर करेंगे द फर्स्ट क्लियर, लाइक दिस, ऐसे आप आंसर करेंगे द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वाज शोन इन, या आप 1789 को मेंशन कर देंगे और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। दिस इज द आंसर। देखिए किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन से ही आंसर के पार्ट को निकालते हैं, आपको यहां से समझ में आएगा। दिस इज हाउ वी आंसर द क्वेश्चन। अब बस आप इसे करना क्या था, आपको यहां से अलग करके लिख लेना था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हो रहा था वहां पे। तो यहाँ पे बदलाव ये हुआ कि पहले था एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है बच्चों समझिएगा, पहले था एब्सोल्यूट मोनार्की और अब ये बदल गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। देखिए हुआ क्या, 1789 में क्रांति हुई और 2 वर्ष लग गए संविधान को बनाने में। 1791 में उन लोगों ने संविधान को क्या किया, तैयार कर लिया और तैयार करने के बाद राजा के ताकतों को क्या कर लिया, उसको नियंत्रित कर दिया, उसे कंट्रोल में ले लिया उन लोगों ने। तो अब आगे देखेंगे हम लोग कि हु वेयर द what did revolution proclaim? This is the second question. देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम लोग किताब के आगे चलते जा रहे हैं और जितने भी प्रश्न उस हिस्से से निकल करके आते हैं, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस कि हमें बिटवीन द लाइन्स को रीड करना है। अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें आसान तरीका नहीं बल्कि थोड़ा सा अलग तरीका इस्तेमाल करना होगा। If you will go a very easy and a very different way, okay? So this will make you understand everything very clearly.
तो दूसरा प्रश्न है कि जो रेवोल्यूशन वो क्या घोषणा करता था? प्रोक्लामेशन का मतलब होता है घोषणा करना, यानी क्या घोषित कर रहा था? घोषित करना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति होता है। जो लोग की अंग्रेजी कमजोर है वो यहाँ से अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत जरूर सीखे और इसे एक डायरी में इसे लिखे ताकि आप इस शब्द को और बेहतर तरीके से जान सके और इसे प्रायः इस्तेमाल करें। तो ये क्रांति और ये घोषित करना, ये दो शब्द मैंने आपको यहाँ पे तुरंत बताया है, इसे आप मेंशन करें और इसे याद करें। तो इसका आप जवाब देखते हैं कि व्हाट, क्या क्रांति घोषित कर रहा था वहां पे। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। द रिवॉल्यूशन proclaimed that it is the people who could constitute the nation and shape its destiny। चलिए यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स आपको लग रहे होंगे, मैं उसका मतलब बताऊं। रेवोल्यूशन घोषणा करता था कि लोग, जनता जनार्दन जो है, यहाँ पे देखिए आपको समझना होगा। अब जनता जो थी वो महत्वपूर्ण होने लगा यूरोपियन समाज में जनता ही सर्वोपरि होने लगी। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ये जो जनता है वो राष्ट्र का निर्माण करेगी। निर्माण करना, राष्ट्र निर्माण इसका अर्थ होता है कंस्टिट्यूट द नेशन, माने राष्ट्र का निर्माण करना और किस्मत को आकार, उसके भाग्य को तय करना। डेस्टिनी का मतलब भाग्य होता है। यानी यहाँ पर ये हुआ इसका मतलब कि क्रांति घोषणा ये कर रही थी कि जो जनता है वो राष्ट्र का निर्माण करेंगे और उसके भाग्य को तय करेंगे। क्या आपको ये प्रॉब्लम आप समझ में आया? ये प्रॉब्लम जो भी मतलब आपको बताया, आगे बढ़ना चाहिए हमें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी लिखने का प्रयास करें और आपको ये सारी चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में मिल जाएगा। आप जरूर टेलीग्राम चैनल हमारा एक बार देखिए जरूर, वहां पर आपके लिए ये सारी चीजें ऐसे ही अवेलेबल है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीबीआई इसको करके हम लोग पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर ये सवाल पूछ दिया जाता है और ये आपके एक्सरसाइज में भी एक प्रश्न आता है। आप जब अपने एक्सरसाइज को देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न ये होगा। तो चलिए मैं उस प्रश्न को, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसको 3 लिखेंगे। What steps were taken by the revolutionaries to introduce a clear sense of collective belonging? देखो बच्चों, ये प्रश्न बहुत तरीके से पूछा जाता है। इस सवाल को कई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो एक ही होगा। तो पहले आप इसको समझिए। रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है ये पहले समझते हैं। इसे कहते हैं क्रांतिकारी। ये क्रांतिकारियों को कहते हैं। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है उन्होंने, इन क्रांतिकारियों ने अलग अलग तरीका डेवलप किया था जिससे लोग क्या समझ लगते थे, एक दूसरे को अपना भाई बंधु समझ लगते थे। लोग एक ही राष्ट्र के खुद को हिस्से समझते थे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखेंगे व्हाट वर द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस। वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, इसी को हम लोग कह सकते हैं या स्टेप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स taken up by revolutionaries
were as follows. चलिए तो हम लोग सबसे पहला नंबर देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ ला पैट्री, ला पैट्री का मतलब होता है द फादरलैंड, एंड ले सिटोयन, ले सिटोयन माने सिटीजन। ठीक है, क्या था, फ्रांस में मॉन्सेनर और सर ये दो तरीका था पहले, यानी कि मैडम और सर, जो बदल करके हो गया फादरलैंड और सिटोयन के बीच में। ये पहले जो था ये व्यवस्था ये बदल दी गई, यानी कि हम लोग पूरे फ्रांस को अपनी पितृभूमि समझ रहे थे और उसको अपने लोगों को मतलब वो पुत्र समझ रहे थे, मतलब पुत्र और पिता का संबंध उन्होंने राष्ट्र से जोड़ा। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया। तो आपको पहला मीजर क्या मिला, दे इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ ला पैट्री माने पितृभूमि, फादरलैंड का मतलब पितृभूमि, और ली सिटीजन का मतलब आप समझ रहे, सिटीजन माने पुत्र हो गए, आप कह सकते हैं नागरिक हो गए। ठीक है, दूसरा नंबर, दे इंट्रोड्यूस्ड फ्रेंच ट्रिकलर in place of Royal Standard Flag। देखिए तिरंगे का फ्रांस में अब क्रांतिकारी एक नया झंडा लाया उन्होंने, जिसका 3 रंग था। वो 3 रंग थे, गोल्डन, ब्लैक और ब्लैक, ये 3 कलर थे उसके। इन 3 रंगों से बना हुआ फ्रेंच ट्रिकलर, जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग के जगह पर ले लिया गया। नंबर तीसरा देखिए, नंबर आप इसको उतारें, मैं आपको आगे बताता हूं, इट विल टेक टाइम। चलिए इसे मिटाते हैं हम। नंबर तीसरा पॉइंट समझते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट को। नंबर थर्ड पॉइंट, द नेशनल असेंबली रिप्लेस्ड द स्टेट्स जनरल। देखिए पहले की जो व्यवस्था थी वो स्टेट्स जनरल की व्यवस्था थी, और अब क्या हुआ, फ्रांस में स्टेट्स जनरल की जगह पे नेशनल असेंबली को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि फ्रांस का जो पार्लियामेंट है वो आज भी नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 पॉइंट चलिए समझते हैं हम लोग। नंबर 4 पॉइंट एक कहता क्या है कि हिम्स वेयर कंपोज्ड, नए नए गीत बने लगे। हिम्स का मतलब क्या होता है, गीत को कहते हैं। गीत जैसे राष्ट्रीय गीत होता है ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक बहुत ही जबरदस्त गीत था तो वे लोग गाते थे, फ्रेंच पीपल गाते थे, जिसे मार्शल्स कहते थे। दैट वाज कॉल्ड मार्शल्स। मार्शल्स जो है वो आज भी क्या है, नेशनल सॉन्ग है, सॉरी नेशनल एंथम है फ्रांस का। इसे भी आप ध्यान रखें, अभी भी फ्रांस का जो नेशनल एंथम है वो क्या है, मार्शल्स है। और ये जो नेशनल असेंबली है वो क्या है, अभी पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस, पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस इज कॉल्ड नेशनल असेंबली।
Did it? Are you clear? Now, moving towards the fifth one. Now, hymns were composed, oaths were taken, sixth, martyrs were commemorated. देखिए, वो शपथ लेने लगे। वो शपथ किस बात की ले रहे थे? वो शपथ इस बात की ले रहे थे कि उनको क्या करना है? राष्ट्र में न्याय लाना है, राष्ट्र में आजादी लानी है और राष्ट्र में सबके लिए एक तरह का कानून हो। कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकारों के साथ निहित न रहे, क्योंकि हमने देखा था कि दो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो बहुत सारे विशेषाधिकारों से लैस हुआ करती थी, इसीलिए यह व्यवस्था तैयार की वहां के क्रांतिकारियों ने। चलिए हम आगे देखते हैं, और भी कई बदलाव किए गए। नेक्स्ट जो है वो आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का शुरुआत हुआ। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम were introduced. A centralized administrative system was introduced and uniform law for everyone. सबके लिए एक जैसे कानून की शुरुआत की गई। समझ आई बात? अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन पहले मुझे थोड़ा स्पेस चाहिएगा ऊपर में, तो मैं इसे इरेज करूंगा। Now, moving toward the end point. The uniform system of weights and measures were introduced. देखिए ये क्यों किया गया? वेट्स और मेजर्स के बारे में लिखा हुआ है कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बच्चों ये क्यों किया गया ये समझिएगा। पहले क्या था, फ्रांस बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और जितने भी छोटे छोटे राज्य थे वो सब अपना वेट का यूनिट रखते थे अलग, मेजरमेंट का यूनिट रखते थे अलग, तो इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी। तो क्रांतिकारी ने क्या किया, इन वेट और मेजर्स के सिस्टम को क्या किया, यूनिफॉर्म किया। और इसके बाद क्या किया, देखिए इसके बाद भी बहुत सारे कार्य होते रहे, जैसे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबोलिश्ड। इंटरनल कस्टम and duties were abolished। देखो अब इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। आपने रिसेंटली देखा होगा जीएसटी पास हुआ, तो जीएसटी जो होता था इसी तरह का एक कानून था जिसको इन लोगों ने बहुत पहले क्या किया था, पारित कर लिया था। देखिए कैसे ही उनकी तरह था, राज्य के भीतर जितने भी टैक्स लिए जाते थे राज्य के भीतर, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत सारे टैक्सेशन लागू किए हुए थे, तो उसको एबोलिश कराया गया, मतलब समाप्त कराया गया। तो याद रखिए एबोलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। समाप्त करना। ड्यूटीज को टैक्स को कहते हैं, कस्टम भी सिमिलर टू टैक्स, एक ही तरह का होता है वो, कस्टम ड्यूटीज टैक्स उसी को कहते हैं, सिमिलर। देखिए आगे जो है यहां पर समझना होगा आपको नेक्स्ट पॉइंट को कि जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे, रीजनल डायलेक्ट्स दे आर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच वाज प्रमोटेड। जितने भी क्षेत्रीय बोलियां थी, रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब क्षेत्रीय बोलियां, क्षेत्रीय बोलियां
देखो बच्चों, यहाँ पे आपको समझना होगा कि डायलेक्ट्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है। डायलेक्ट का मतलब होता है बोलियां, बोली। तो बोली जो है वो एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। निश्चित क्षेत्र का मतलब जो है वो एक लिमिटेड, मतलब एक छोटे से पैमाने पर इसका प्रसार प्रचार होता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि फ्रेंच जो है वो कॉमन लैंग्वेज बन जाता है वहाँ का। और यहाँ पे मैंने आपको 10 पॉइंट्स में इसे तब्दील किया है, और आप इसे चाहे तो छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, जैसे चाहो आप इसे इलेबोरेट कर सकते हो। तो आपको कभी कभी 3 पॉइंट, कभी 4 पॉइंट, कभी 5 पॉइंट इस तरीके से डिमांड किया जाएगा। तो आप एक काम करो, आप इन सारे पॉइंट्स को लिखो और इसे समझने का प्रयत्न करो। आपका ये 5 नंबर का प्रश्न लगभग पूछा जाता है। इसे VVI के श्रेणी में मैंने डाला है, पुट इट इन VVI कॉलम। ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। या तो 1 नंबर में दो पूछ देते हैं 1 नंबर वाले में, 3 नंबर में पूछ देते हैं, 3-4 पूछ देते हैं, और 5 नंबर में आपको 5 से 6 पॉइंट्स आपको वहां पर मेंशन हर हाल में करना ही होगा। मैं आपको इस बात की गारंटी दिलाता हूं कि अगर आपने मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर कदम मिलाकर मेरे से चला तो आपको कहीं पर भी कोई तरह की समस्या पूरे एग्जाम में आने नहीं जा रही। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो ये हमारा 2 पैराग्राफ खत्म हो चुका है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन का 2 पैराग्राफ, फर्स्ट 2 पैराग्राफ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए हम लोग अब आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे।